दोस्तों नमस्कार। ईरान की लड़ाई से जो दुनिया में नुकसान हो रहा है, उसका बिल कौन भरेगा? ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस समय लड़ाई रुकने के कोई संकेत नहीं है। ट्रंप साहब ने पहले कहा कि समझौता होगा, लेकिन अब ईरान ने यह कहा है कि अगर लेबनान में इजराइल का आक्रमण जारी रहा, तो वो समझौता नहीं साइन करेगा। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप साहब को ईरान से ज्यादा नेतन्याहू को समझाना होगा। और नेतन्याहू ने यह कहा है कि जब तक इजराइल में वो सत्ता में है, तब तक वो ईरान के रिजीम चेंज का एजेंडा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अभी नए नजदीकी दिनों में जो ईरान युद्ध है, उसके समाप्त होने की कोई संभावना दिख नहीं रही। अब सवाल इस बात का है कि पिछले 90 दिन में दुनिया में जो हाहाकार हुआ, अगले 90 दिन अगर ये लड़ाई और जारी रहती है तो क्या होने वाला है? अभी तक तो हमारे गोडाउन्स में खाने का सामान था, जो ऑफिसेस थे उनमें उनकी स्टेशनरी और बाकी चीजें भी थी, जो फैक्ट्रियां थी उनके पास कच्चा माल भी था और फ्यूल भी था, जो रिफाइनरीज थी उनके पास भी कच्चा माल था। अब धीरे धीरे बहुत सी जगह पे जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। अब उसके असर क्या होंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की चर्चा जो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अभी तक पहले 90 दिन में क्या हुआ, और अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो अगले 90 दिन में क्या होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले 90 दिन तो किसी तरह निकल गए, लेकिन अगले 90 दिन निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ईरान की लड़ाई का रुकना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से इजराइल की तरफ से कार्रवाई हो रही है, आसार अच्छे नहीं दिख रहे। तो नुकसान कितना होगा, किन क्षेत्रों में होगा, भारत पे इसका असर क्या होगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तथ्यों के आधार पे है, एनालिसिस के आधार पे है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा सचेत होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसा मैंने कहा कि एक एस्टीमेट ये है कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो दुनिया का जो नुकसान है वो करीब 120 जो ट्रिलियन हमारी जीडीपी है दुनिया की, उसमें करीब 12 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस बात को समझना जरूरी है। अब कितना नुकसान होगा, एक ग्राफिक के रूप में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो नीला वाला है, ये है पहले 90 दिन जो नुकसान हुआ, जो आप ये कह सकते हैं कि मई तक की जो कहानी है वो नीले वाले में। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपको आगे जो लाल रंग दिख रहा है, आप इसमें इसको देख सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि फूड इन्फ्लेशन से अभी इतना असर नहीं था, आने वाले दिनों में बढ़ेगा। कितना है, ये मैं डेटा आपके सामने और रखूंगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग पे क्या असर आएगा, ग्लोबल ट्रेड, मार्केट में जो वेल्थ इरोजन हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा नंबर है। एविएशन और टूरिज्म पे असर है, सप्लाई चेन पे असर है, शिपिंग एंड इंश्योरेंस और एनर्जी कॉस्ट। कुल मिला के अगर हम इसको देखें तो चिंताएं काफी ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि इस समय दुनिया का जो जीडीपी है वो करीब 120 ट्रिलियन डॉलर है, और अभी तक क्या हुआ इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं हाई ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट की। अभी तक जो दुनिया को कीमत चुकानी पड़ी है वो है करीब, आप ये कह सकते हैं, 500 से 700 बिलियन डॉलर। अगले 90 दिन में ये डबल होने की उम्मीद है। इस बात को हमें समझना होगा। शिपिंग कॉस्ट जो अभी 100 थी वो 200 हो जाएगी, मतलब वो भी डबल हो जाएगा नुकसान। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो सप्लाई डिसरप्शंस है, उसमें भी जो 250 था, उसकी उम्मीद है कि वो 500 तक पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है, अभी तो कैलकुलेशंस आए नहीं है पूरी दुनिया के, और कोई दुनिया में इस समय बताने को तैयार नहीं है कि किस देश को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे जो लोग सत्ता में हैं, जो पार्टियां और नेता सत्ता में हैं, उनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। तो जनरली देश खुल के नहीं बताते हैं कि उनका नुकसान कितना हो रहा है। एविएशन और टूरिज्म 30 से 70 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी 90 में, और ये अगले 90 दिन में ये भी डबल होने की उम्मीद है।
फाइनेंशियल मार्केट में अभी तक ये कहा जा रहा है करीब $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है, जो बढ़ के करीब $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकता है। इस बात को भी समझना होगा। जो रिड्यूस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे करीब $300 बिलियन का नुकसान हुआ है और ये बढ़ के दुगने से भी ज्यादा हो सकता है, 700 पे आंकड़ा जा सकता है। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो भी थोड़े सतर्क हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि महंगाई ज्यादा है तो वो भी बचत कर रहे हैं। रोजगार पे सवाल है, बिजनेस पे सवाल है। तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रहा है उससे करीब 200 से 400 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये डबल होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और फूड इन्फ्लेशन के कारण जो नुकसान हुआ है वो है 100 बिलियन के आसपास। ये भी 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह से जो ओवरऑल डैमेज अगर हम देखें पहले 90 दिन में अगर देखें दोस्तों, तो वो करीब उम्मीद ये है कि 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर का दुनिया को नुकसान हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति बनी रही और अगले 90 दिन तक हालात नहीं सुधरे तो जो भी 4 का नुकसान है ये बढ़ के 8 तक भी पहुंच सकता है। मतलब उम्मीद ये है कि पहले 90 दिन तो हमने किसी तरह निकाल लिए, अगले 90 दिन बहुत भारी पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर पहले 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और अगली बार 8 की उम्मीद है, तो आप ये मान के चलिए कि 12 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान भी दुनिया को हो सकता है। ये है अपर साइड। अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान दुनिया को होएगा ही। अब ये डिपेंड करता है लड़ाई रुकने से नहीं, ये डिपेंड करेगा कि लड़ाई रुकने के बाद कब तक होर्मुज से जो ऑयल की सप्लाई है, बाकी प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है, वो नॉर्मलाइज होती है। अंदाज ये लगाया जा रहा है मिलिट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जिस तरह से वहां पे माइंस बिछाई हुई हैं, बाकी समस्याएं हैं, सिचुएशन नॉर्मल होने में कम से कम 60 दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाएं तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर तो कम से कम दुनिया का नुकसान होगा। अब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर तो भारत की जीडीपी से ज्यादा है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल जीडीपी है, पहले 90 दिन में करीब वो 1% का उसका नुकसान हुआ है ग्लोबल जीडीपी का, जो बढ़ के करीब 2.5% भी हो सकता है। तो कुल मिला के ग्लोबल जीडीपी में करीब 3 से 3.5% का नुकसान हो सकता है। अब 3.5% अगर आप हिसाब लगाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि 120 ट्रिलियन डॉलर में 3.5% का मिनिमम नुकसान आप मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब वही आ जाता है कि 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर दुनिया का नुकसान होगा। मतलब पूरी दुनिया में जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी एक हिसाब से आप दुनिया की कैलकुलेशन से हटा दें। भारत जैसा देश इस समय दुनिया में वर्चुअली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप गिन ही नहीं रहे हैं। ये है इतना बड़ा नंबर इस छोटे से गल्फ वॉर की जो रास्ता है उसके चक्कर में। अब ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर किस पे होगा। देखा जाए तो जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं उसमें भारत पे सबसे ज्यादा असर होगा। हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकली कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम राजनीतिक दृष्टि से हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत का तेल आयात पूरा का पूरा जो है उसके जो रेट बढ़े हैं और सप्लाई में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको देख के हमें चिंता करनी होगी। हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर आएगा। हमारे जितनी बाकी सप्लाईज हैं वो इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं। कहीं ना कहीं हमें अब ये सोचना होगा कि भारत इतना बड़ा 145 करोड़ लोगों का देश, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चुनौती। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो हम लोगों ने अपने यहाँ पे जितने कैलकुलेशंस किए और जो भी प्लान बनाए वो कहीं ना कहीं खोखले थे, या अगर मैं ये कहूँ कि वो इंपोर्ट बेस्ड थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। कहने को हम आत्मनिर्भर हैं क्योंकि सर को खाने को मिल रहा है, क्राइसिस नहीं है, लेकिन जब वो आयातित चीजों पर निर्भर है तो चिंता की बात हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है चाइना का, क्योंकि चाइना भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो भी अपना करीब 40% तेल जो है वो होर्मुज के रास्ते उनके पास आता है। भारत का 15% ही आता है, चाइना का 40% आता है। लेकिन
उन्होंने बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, इसलिए उनको लगता है कि उनका एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा और जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होंगी। और उन्होंने अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि हमारे जो तेल के टैंकर हैं आप उसको नहीं रोकेंगे। अब ये स्थिति क्या भारत कर सकता है, हमें इस पे सोचना होगा। जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी, ये भी क्योंकि तीनों इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, इनकी भी इंटरनेशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उनको कच्चा माल भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी है, बाकी खर्चे भी हैं। तो जहाँ जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उन देशों को ज़्यादा चिंता है। ये बात तो एक क्लियर होती जा रही है। अब भारत पे इसका असर कितना होगा, थोड़ा सा इसकी नज़र डाल लेते हैं। पहले 90 दिन में अंदाज ये है कि करीब भारत का 25 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं करीब आधा से 1 बिलियन डॉलर। उसके अलावा अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो अब स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि पाइपलाइंस खाली हो रहे हैं, गोडाउन खाली हो रहे हैं, जो हमारे तेल के टैंक्स हैं वो खाली हो रहे हैं, इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम दिख रही है। तो अंदाज ये है कि करीब 100 बिलियन डॉलर के आसपास अगले 90 दिन में नुकसान हो सकता है, मतलब रोज करीब 1 बिलियन डॉलर के आसपास। तो अगर हम ये कहें कि अगर लड़ाई 180 दिन में नॉर्मलाइज नहीं होती है तो भारत का करीब 150 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान हो सकता है। 150 बिलियन डॉलर भारत के लिए बहुत बड़ी रकम है। आप ये मान के चलिए कि 10 बिलियन डॉलर 1 लाख करोड़ या 1 बिलियन डॉलर 10,000 करोड़ है, तो 150 इंटू 10,000, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी चिंता की बात है। जितना हम लोन लेते हैं अपने यहाँ पे बजट में, मुझे लगता है उतना पूरा का पूरा हमें इस नुकसान में निकल जाएगा। तो पूरा का पूरा जो ब्याज पे हम जो खर्चा करते हैं उसके मुकाबले हमारा नुकसान हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है भारत की। अब किन किन कारणों से नुकसान होने की उम्मीद है, हम देखें तो इंपोर्टेड ऑयल, रुपये का डेप्रिसिएशन, फर्टिलाइजर कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स में कमी और बाकी जो सरकारी खर्चे हैं वो, अगर हम सबको मिलाएं तो उम्मीद ये है कि करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत सरकार को होगा। अब जब भारत सरकार को नुकसान होगा तो कहीं से तो भरपाई होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार या तो टैक्स बढ़ाएगी, जो राजनीतिक रूप से नहीं लगता है। पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ाना शुरू किए हैं, तो अभी तक तो 8 रुपए बढ़े हैं, जब 50 बिलियन डॉलर का नुकसान। अब आप सोचिए कि अगर तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और बढ़े, तो अगर अगले दिनों में आप 8 से 10 रुपए तेल के दाम और बढ़ते देखेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी पे असर आएगा। और यही चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के भारत के ऊपर चुनौतियां गंभीर हैं। और अगले दिन में जो हम कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने सिर्फ एनर्जी प्राइस शॉक देखा पिछले 90 दिन, अगले 90 दिन जो है उससे क्या होगा। अगर महंगाई ऐसे ही रही तो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी तो सरकार कटौती कर रही है, बिजनेसेस को भी श्रिंक होना पड़ेगा, कंज्यूमर की जो खपत है वो और कम होगी, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी। जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा। इन्फ्लेशन और बढ़ने की उम्मीद है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो सेंट्रल बैंक हैं वो ब्याज की दरें कम नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ेगी और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो भी और गिरेंगे, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, तो वेल्थ इरोजन और हो सकता है। तो कुल मिला के स्थिति है कि जो नुकसान पहले 90 दिन में हुआ, उम्मीद ये है कि उससे 1.5 से 2 गुना नुकसान अगले 90 दिन में हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत को इसकी तैयारी करनी होगी। अगर हम ये कहें कि सिर्फ सरकार सब कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर भारतीय को सोचना होगा कि हमें क्या करना है जिससे आर्थिक नुकसान देश का कम से कम हो। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो एस्टिमेट ये है दोस्तों कि अगर मॉडरेट कन्फ्लिक्ट रहता है तो पहले दिन में यह अंदाज था कि करीब 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर ये चीज और मॉडरेट ही रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 90 दिन में भी ये डबल तो हो जाएगा, ये अंदाज लगाया जा रहा है। इसी तरह से अगर सीवियर कन्फ्लिक्ट होता है हुर्मुज का, तो ये जो टोटल नुकसान है ये 8 से 12 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है।
क्योंकि तेलों के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, डिसरप्शन होगा, हो सकता है लड़ाई और फैल जाए, पूरी दुनिया में शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आए, सप्लाई चेन्स में दिक्कत आए, महंगाई बढ़ जाए, कंजम्पशन कम हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसके आधारित हो सकती हैं। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ लॉसेस जो है वो बैटलफील्ड लॉसेस नहीं है कि सब लड़ाई में कितना नुकसान हो, अमेरिका के कितने हथियार और हवाई गिरे, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम इकोनॉमी की कैलकुलेशन कर रहे। इस डिसरप्शन से पूरी दुनिया में कितना असर आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि कोविड-19 जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, जो इस समय असर है दुनिया में इसका, हुर्मुज का, ये कोविड के बराबर है। और जो 1973 के अंदर जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, ये क्राइसिस उससे बड़ा बनता दिख रहा है। इस बात को समझना होगा, 1973 के अंदर ग्लोबल रिसेशन हुआ था क्योंकि मिडिल ईस्ट ने वेस्टर्न कंट्रीज को तेल देने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पे भी इजराइल का रोल था, उन्होंने मिस्र और जॉर्डन पर अटैक किया था। ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको तैयार रहना चाहिए कि कहीं पे भी इमरजेंसी हो तो कैसे उसको मैनेज किया जाए। सरकार के सामने दुविधा है, बिजनेसेस के सामने दुविधा है, और आने वाले दिनों में हर आदमी के सामने चुनौती हो सकती है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि ट्रंप साहब को, नेतन्याहू साहब को और ईरान की लीडरशिप को समझ से काम लेना चाहिए। और इसीलिए अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप कल का वीडियो मेरा देखिएगा। मैंने कहा था मोदी साहब को एग्रेसिव मीडिएशन में उतरना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनके रिश्ते सबसे अच्छे हैं और 1 to 1 वो सबसे बात कर लेते हैं। ये वक्त है अपनी दोस्ती की जिम्मेवारी निभाने का। दोस्तों को एक साथ बैठाइए और समझाइए कि कितना नुकसान हो। ये लड़ाई ईगो की है, लेकिन जब तक इसमें कोई अच्छा मीडिएटर नहीं होगा, ये समझौता नहीं होगा। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि मोदी साहब इस मैसेज को सीरियसली लेंगे और विदेश मंत्रालय को कहेंगे कि इसका काम शुरू किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये लड़ाई रुकेगी? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं। आपकी क्या उम्मीद है? अगर रुकती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रुकी तो क्या होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।